morning everyone, how are you? Hope so you are well in your homes, in your studies too. Okay, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, राइट। और हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, राइट, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट की, वेराइटी कैसे चूज करते हैं क्रॉप की, ठीक है। होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि आपने ये रिवाइज किया हो, राइट। आई होप एवरीवन डिड रिवाइज दिस, ओके। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। हमने वैरायटी कर ली, हमने वैरायटी चूज कर ली क्रॉप की, राइट। तो अब हम प्रोडक्शन करना सीखेंगे कि इस क्रॉप को कैसे उगाया जाए, कैसे क्या सब कुछ करेगा, अभी आपको सब आगे समझ आएगा, न्यूट्रिशन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें है इसमें, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Okay, this. In India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from small to very large farms. मतलब कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सारी कंट्रीज में होता है ना, बहुत सारे रेंजेस में होता है। बेसिकली इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट में प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे करें, ठीक है। नो कॉस्ट मतलब कि आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, फिर आप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, अपने एग्रीकल्चर कैसे फार्मिंग कर सकते हो बेसिकली, राइट। और लो कॉस्ट कि आपके पास कुछ पैसा है और आप उस कुछ पैसों से अपने एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हो। हाई कॉस्ट कि आप अमीर हो और आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको फार्मिंग करनी है, तो आप वैसे नाइस इक्विपमेंट्स के साथ कैसे कर सकते हो, ये सब इसमें अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। इन इंडिया एज इन मेनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग डिफरेंट रेंजेस, मतलब कि स्मॉल टू लार्ज फार्म्स में वेरी करती है, राइट। डिफरेंट फार्मर्स डज हैव मोर और लेस लैंड, मतलब कि डिफरेंट फार्मर्स के बाद ज़्यादा लैंड भी हो सकता है ना, ज़्यादा भी हो सकता है और कम अमाउंट में लैंड भी हो सकता है, राइट। मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मनी भी ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, कम अमाउंट में हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी हाई अमाउंट में हो सकता है और कम अमाउंट में, कि उनके पास टेक्नोलॉजी से वो काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट, इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। मनी ही एक ऐसी चीज़ है, फाइनेंशियल कंडीशन जो अलाउ करता है फार्मर को वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वो तरीकों को अपनाएं और डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें अपने फार्म में, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करें वो अपने फार्म में, किस तरीके से वो मनी से कर सकते हैं, राइट। देयर इज कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, ठीक है। को रिलेशन हो सकता है हायर इनपुट, कि आप जितना हायर इनपुट दे रहे हो और उतनी आपको हाई यील्ड मिल रही है। दस द फार्मर परचेज कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। अब यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, नो कॉस्ट पे हो सकती है, वो लो कॉस्ट पे हो सकती है और हाई कॉस्ट पे हो सकती है, ओके। कि मतलब कि फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो तीन प्रैक्टिसेस पे हो सकती है, नो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, ये मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको समझा दिया, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है विच इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। आपने क्रॉप को वैरायटी आपने चूज करी है, तो आप उसके न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करके रख सकते हो। ऐसे एक बच्चे के साथ होता है, अपने बच्चे को द बेबी हैज़ बॉर्न, ठीक है, अब वो एक लेवल पर आ गया है जिसपे उसको ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी जाती है। वैसे ही बच्चे को जैसे करी जाती है उसी तरीके से प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करी जाती है। कैसे न्यूट्रिशन के मैनेजमेंट करते हैं, जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बींग प्लांट्स, जैसे इसमें भी वही लिखा हुआ है, जैसे हमें चाहिए होती है वैसे ही एक प्लांट को न्यूट्रिशन रिक्वायर होती है। न्यूट्रिशन आर सप्लाई टू प्लांट बाय एयर वाटर सॉइल, हमें फूड से मिलती है ना, हम काफ़ी तरीके का फूड खाते हैं और इन्हें एयर से, वाटर से और सॉइल से। उनकी खाद कैसी है, पानी कैसा है और सराउंडिंग में जो वायु है वो कैसी है ना। देयर आर सेवरल न्यूट्रिशन विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, काफ़ी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं एक प्लांट के लिए, राइट। एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये चीज़ आप नोट करके रख सकते हो। एक आपने रिवीजन नोटबुक बनाई होगी तो वहाँ पर ये लिखो कि एयर प्लांट को सप्लाई क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, और जो हाइड्रोजन है वो कम्स कहाँ से, वो वाटर से मिलती है। सॉयल सप्लाई करता है 13 अदर न्यूट्रिशन टू प्लांट, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन कहाँ से मिलता है, एयर से, हाइड्रोजन वाटर से, और अदर जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ से मिलती है हमें, सॉइल से, ठीक है, प्लांट को जो प्रोवाइड करता है। अमंगस्ट दीज सम रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें पता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे कैसे देखते हैं, एक माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप मतलब कि मिनी, जिस ऑर्गेनिजम्स जो हमें बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटे साइज में है ना, वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं ना, इसलिए माइक्रोस्कोप बनाया गया ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सके। ऐसे ही इसमें न्यूट्रिएंट्स है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में उसे बताया, राइट। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस पता लग गया। मैक्रो है जो ज़्यादा अमाउंट में या फिर बड़ा, ठीक है, जो साइज इन लार्ज, ओके। और माइक्रो जो कि बहुत छोटी चीज़ में अमाउंट है, बहुत छोटी चीज़ है ना। तो लार्ज, जो एक क्रॉप को लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन अभी आपके ब्लू क्वेश्चन में भी है, तो आप नोट करके रख सकते हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ये टेबल भी वही है जो अभी चीज़ आपको समझाई गई, एयर वाटर सॉइल, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट, अगर डेफिशिएंसी होती है इन सब न्यूट्रिएंट्स की तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी मतलब कि अगर न्यूट्रिएंट इफेक्ट है तो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती है प्लांट में, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ससेसिबिलिटी,
टू डिजीज़, है ना, ये सब चीज़ें डिजीज़ प्रोवाइड कर सकती है। अगर किसी भी चीज़ की, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ की एक बच्चे में किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो एक तो डिजीज़ और डैमेज कर सकता है उस ह्यूमन बीइंग को, उस प्लांट को, एनीथिंग। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, मतलब कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का के अंदर दो पार्ट है, दो नहीं 3 पार्ट्स है, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज आगे आप देखोगे इरिगेशन, राइट। ओके, मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपने सुना है कि खाद में काफ़ी तरह के नेचुरल चीज़ें डाली जाती है ना, तो वैसे ही मैन्योर कंटेन करता है large quantity of organic matter and also supplies small quantity of nutrients to soil. Soil में जो 13 तरह के nutrients होते हैं उसमें small quantity ये भी provide करता है, ठीक है। Manure is prepared by the decomposition of animal excreta, जो animal का waste part होता है वो सब, ठीक है। animal के excreta को plant की waste है, यहाँ पे लिखा हुआ है animal excreta and plant waste manure में डाला जाता है। आपने चीज़ पढ़ी होगी या फिर कहीं भी सुना भी होगा, आपकी मम्मी वगैरह बात कर रही होगी खाद वगैरह के बारे में, तो ऐसा होता है मैन्योर, काउ डंग बेसिकली ये सब चीज़ें डाली जाती है, आपने सुनी होगी, या फिर आप जो प्लांट्स आपने अपने खेतों में देखे होंगे, या फिर आपकी जो मिनी किचन होती है ना, किचन प्लांट या फिर किचन गार्डन वॉट यू से अबाउट इट, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें खादों में आपकी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि वो न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, तो वो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी में। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन, जो ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर में वो हेल्प करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, ठीक है। द इन्वॉल्व्स इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल, मतलब कि वाटर लॉग नहीं होगा, ऐसे वो आपके सॉइल के जो होल्स है वो नहीं भर देगा ताकि एयर ट्रांसफर ना हो सके, इसलिए ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है। इन क्ले सॉइल लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग, ठीक है, ये भी वाटर को होल्ड करने में मदद करता है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers, ठीक है, जो मतलब कि प्रोटेक्ट करता है कि ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर को तो वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट को रिसाइकल करने का भी एक तरीका है। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यूज मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड बाय 3 मैटर्स, ठीक है। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, the process in which farm waste material like livestock excreta, as I said, cow dung, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds is decomposed in pits is known as, कि ये सारी चीज़ें जो एक लाइफ स्टॉक मतलब कि जो भी वेस्ट है ये सब कंपोस्टिंग में आती है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट, the compost is rich in organic matter and nutrients. Compost is also prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermicompost, जिसमें earthworms वगैरह यूज हो रहे हैं उसे vermicompost कहते हैं। Next, green manure. Prior to sowing the crop seed, some plants like sun, hemp, or guar are grown and then mulched by plugging them into the soil. These green plants turns into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus, मतलब कि एक नाइट्रोजन फॉस्फोरस ही प्रोवाइड करता है एक प्लांट को। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब कि वो इंश्योर करते हैं, जो फर्टिलाइजर जिस भी क्रॉप में डलेगा ये इंश्योरिटी मिल जाती है कि जो लीव्स है उसकी ग्रोथ होगी, ब्रांचेस की ग्रोथ होगी और फ्लावर्स की भी ग्रोथ होगी, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। हमने फर्स्टली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाले पैरा में पढ़ा था कि तीन फार्मिंग होती है, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट एंड नो कॉस्ट, है ना। तो हाई कॉस्ट फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिससे जो क्रॉप है वो इसमें काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली, ठीक है। फर्टिलाइजर को बहुत केयरफुली प्रॉपर डोज में अप्लाई करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा डल जाए और क्रॉप में, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फर्टिलाइजर को बहुत कम अमाउंट में डाल दिया जाए। ओके, टाइम एंड केयरफुली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्व pre and post application precautions for their fertilizer for their complete utilization. For example, sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by plants, मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्टिलाइजर डालने के बाद जबकि पहले वो एब्जॉर्ब नहीं होता क्रॉप से, उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल दिया जाए, इरीगेशन मतलब कि वाटर प्रोवाइड कर दिया जाए प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी और सॉइल के पोर्स में क्या है, वाटर रह जाएगा और एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और पानी में ही क्या होगा, फर्टिलाइजर बह जाएगा, तो ये कॉज कर सकता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ऑल्सो एज वी कैन सी
इन द प्रीवियस चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर यूज्ड, है ना। तो यहाँ पे इस पैरा में कहा गया है कि अगर एक ही लैंड में हम ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे तो ऑफकोर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी है, किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, हम भी किसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो हमारे लिए भी वो डैमेज है। ऐसे ही अगर क्रॉप में सॉइल में हम फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दें तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर सकता है और नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं वो भी सारे डैमेज हो जाते हैं, हार्म हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग fertilizers and long term benefit of using fertilizers. Manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yields in crop production. Okay, next, organic farming in a farming system with minimal or no use of chemicals, fertilizers or herbicides, pesticides में of course एक chemical provide होता है ना। तो ऑर्गेनिक फार्म जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं विद नो कॉस्ट वो इस तरीके से करते हैं कि उसमें कोई केमिकल प्रोवाइड ना हो। ओके, विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, रीसाइकल फार्म वेस्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एनिमल एक्सक्रेटा और प्लांट का वेस्ट, उसी फार्म वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है क्रॉप में। Use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves or turmeric specifically in grain storage as biopesticides. With healthy cropping system कौन-कौन से? Mixed cropping, intercropping and crop production as discussed. These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients. Okay. ये सारे जो क्रॉपिंग सिस्टम्स है ये बेनिफिशियल होते हैं बिसाइडली कि ये इंसेक्ट पेस्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, इरिगेशन। Most agriculture in India is rain-fed. That is the success of crops in most areas is dependent on timely monsoons. मतलब कि काफ़ी तरह के जो crops areas है वो डिपेंड होते हैं सर monsoons पे भी, and sufficient rainfall spread through most of the cropping season. जो rainfall है वो spread करती है काफ़ी areas में growing season ही, मतलब कि crop की जब growing हो रही है तब, ओके। Hence poor monsoons, जो poor monsoon होती है वो cause कर सकती है क्रॉप के फेलियर को, मतलब कि अगर रेनफॉल नहीं होगी एक प्रॉपर अमाउंट में तो जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से उगेगा नहीं, तो इसलिए जो क्रॉप है उसका फेलियर हो सकता है, राइट। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड, मतलब कि अगर राइट स्टेज पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड हो जाएगा एक ग्रोइंग स्टेज पे तो यील्ड एक हायर अमाउंट पे एक्सपेक्ट करी जा सकती है, ओके। देयरफॉर मेनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वैरिड क्लाइमेट, मतलब कि इंडिया में काफ़ी तरह की वाटर रिसोर्सेज भी प्रोवाइडेड है, मतलब कि एग्जिस्ट करती है और एक हाईली वैरिड क्लाइमेट भी होता है ना। अंडर सच कंडीशंस सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड। इन कंडीशन में काफ़ी तरह की इरीगेशन प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करे गए हैं। सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड में वाटर की सप्लाई सही अमाउंट में, ठीक है। ये काफ़ी तरीके के होते हैं, वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड टैंक्स। Wells, there are two type of wells, namely duck well and tube wells. In a duck well, water is collected from water bearing strata. Duck well is like what type of, or tube well can tap water from the deeper strata. From those wells, water is lifted by pumps for irrigation. If you have enjoyed this video up to this irrigation, do like, share and subscribe. Second is canals. This is usually an elaborate and extensive irrigation system. In this system, canals receive water from one or more reservoirs. Canals में water receive होता है रिवर से भी और रिजर्वायर से भी. The main canal is divided into, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है उस canals की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. Next is river lift system. In areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoirs, release the lift system is more relational. Water is directly drawn from the river for supplementing irrigation in areas close to river. Next is tanks. These are small storage, tank is the storage kind of thing which is maybe available in the houses also, which intercept and store the runoff of small catchment areas, मतलब कि catchment areas जहाँ पे rainfall के पानी को store किया जाता है, okay. Fresh initiative for increasing the water available for agriculture including rainwater harvesting and watershed management. This involves building small check dams which led to an increase in groundwater level. The check dams stop rainwater from flowing away and also reduce soil erosion, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है रेन वाटर उसको स्टोर कर लेता है और सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करता है. अब जो हमने पहले पढ़ी थी क्रॉपिंग पैटर्न, 3 तरह की क्रॉपिंग पढ़ी थी, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, वो क्रॉपिंग पैटर्न में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग
crops can be used to give maximum benefit. Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. मतलब कि दो या उससे ज़्यादा तरीके के क्रॉप को उगाया जा रहा है एक लैंड में, like wheat, gram, wheat, mustard, wheat or gram, mustard or wheat, groundnut or sunflower. This reduce risk and give इंश्योरिटी अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन क्रॉप. इसका मतलब है कि ये रिस्क को रिड्यूस करता है कि मतलब कि आपका अगर एक क्रॉप जैसे कि वीट और ग्राम है उसमें से अगर ग्राम आपका डैमेज हो जाए वो वाला क्रॉप, तो आपको ये इंश्योरिटी है कि आपको कोई वेस्टेज नहीं हुई, आपके पास अभी भी प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है या फिर एक रास्ता है कि आप वीट की जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी उसको आप मार्केट में बेच सकते हो या फिर जो भी आपका रिसोर्स है. ठीक है. नेक्स्ट is intercropping. Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in definite pattern. Intercropping होती है कि दो या दो से ज़्यादा वैसे ही क्रॉप्स को एक डेफिनेट पैटर्न में कर रहे हैं. ठीक है. मीन्स दिस इज़ योर लैंड, है ना, एंड एक यहाँ पे आपका मस्टर्ड है, यहाँ पे मेज़ है, यहाँ पे ग्राउंडनट है और यहाँ पे सनफ्लावर है. तो एक डेफिनेट पैटर्न में एक एक रो बनाई गई है ना. ये होती है हमारी इंटरक्रॉपिंग, है ना. और मिक्स्ड क्रॉपिंग में कैसा होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ लाइक दिस इज़ योर लैंड, यहाँ पे आपका ग्राउंडनट है, यहाँ पे वीट है, यहाँ पे मेज़ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग. ओके. A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop, which I have explained you with the example or the diagram, whatever you wanted to say. For example, soybean, maize, finger, millet, cowpea. The crops are selected such that their nutrients requirement are different. मतलब कि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, राइट. अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करेंगे. दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड. द वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स. दिस इज योर इंटरक्रॉपिंग इन डेफिनेट रो में. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक लैंड है, यहाँ पे आपका ग्राउंडनट है, वीट है, ऐसे ही यहाँ पे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया. Next is the growing of different crops on a piece of land in the pre-plant succession is known as crop rotation. Depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combinations. The availability of moisture and irrigation facility decides the choice of crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops, अगर crop rotation सही तरीके से आपको करनी है तो ये crop rotation में बेनिफिट होता है कि आपको पूरे ईयर में आप काफ़ी तरीके की 2 या 3 तरीके की क्रॉप आप एक ईयर में उगा सकते हो और काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको इस तरीके से मनी की रिक्वायरमेंट हो जाती है. नेक्स्ट इज Parthenium, Cypress, Rotundus. They compete for food, space and light. Weeds take up nutrients and reduce the growth of the crop. जो weeds होते हैं पेस्ट वगैरह ये reduce कर देते हैं growth crop की growth को. Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential. मतलब कि जब crop की growth हो रही है फिर early stage है तो तब ही कुछ ऐसे तरीके से उस वीड पेस्टिसाइड्स को हटा देते हैं, है ना. मतलब कि जो डैमेज कर सकती है चीज़ें, इंसेक्ट्स वगैरह, बैक्टीरिया. जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 ways. या तो 3 तरीके से जो प्लांट है वो एक क्रॉप को अटैक कर सकती है. या तो वो कट कर देगी रूट को, स्टेम को या लीफ को. सक द सेल सैप. सेल सैप इज द जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ना उसके अंदर सेल सैप में सक हो जाएगी, वेरियस पार्ट्स में स्टक हो जाएंगे, है ना. दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स. वो बोर हो सकते हैं स्टेम और फ्रूट्स में, है ना. दे डज अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड. वो अफेक्ट कर सकती है क्रॉप की हेल्थ को और जो हाई यील्ड आपकी फॉर्म हो रही थी वो रिड्यूस हो सकती है ना. Disease in plant are caused by pathogens, bacteria, fungi, viruses. These pathogens can be present and transmitted through the soil, water or air. ये बैक्टीरिया, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल में भी, वाटर में भी और एयर में भी. कैन बी एनीथिंग. वीड्स कैन बी प्रेजेंट इन एनीथिंग. वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स. ये जो वीड्स, इंसेक्ट्स और डिजीजेस ये कंट्रोल करे जा सकते हैं काफ़ी तरीकों से. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड्स herbicides, insecticides and fungicides. These chemicals are sprayed on crop plants used for treating seeds and soil. However, excessive use of these chemicals creates problems since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution. अगर इन जो स्प्रेज है अगर इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे कर दिया जाए तो ये एनिमल्स को, प्लांट्स को, किसी भी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा कॉज कर सकते हैं. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इसे स्प्रे कर दिया जाए. वीड कंट्रोल methods also include mechanical removal, preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops. Intercropping and crop rotation also help in weed control. जो intercropping है और weed जो crop rotation है ये भी weed control कर सकते हैं. Same other preventive measures against pests are used. Are the use of resistant varieties and summer plowing, in which fields are plowed deep in summer to destroy weed and pest. So this is your second part
we have did crop variety improvement and now crop production improvement. Hope you like it. So please like, share and subscribe the video. This is your second part of the chapter, improvement in food resources. Hope you like it. Thank you so much.